हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच प्रोफेसर डीसी। और इस वीडियो में हम समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द सिंगिंग लेसन। इसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। इसका इंग्लिश वर्जन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिन लोगों को इंग्लिश में समझना है वो यूट्यूब के सर्च बार में जाएं और चैप्टर का टाइटल लिखिए, यानी कि द सिंगिंग लेसन स्पेस मेरी चैनल का नाम यानी कि प्रोफेसर डीसी स्पेस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, और आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जिनको हिंदी में समझना है वो मेरे साथ बने रहें। तो आइए इस शॉर्ट स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइटल समझ लेते हैं। द सिंगिंग लेसन, एक ऐसा लेसन जिसमें सिंगिंग सिखाया जाता हो। जैसे आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह वगैरह सीखते हैं, इन सब के लेसन्स होते हैं, वैसे ही इस स्टोरी में जो लेसन है वो एक सिंगिंग लेसन है। काफ़ी देशों में म्यूज़िक एक सब्जेक्ट भी होता है जिसमें बच्चों को म्यूज़िक के बारे में सब सिखाया जाता है। तो टाइटल से हमें ये समझ में आता है कि जो भी कुछ हुआ होगा वो एक सिंगिंग लेसन सिखाते सिखाते हुआ होगा। अब वो क्या हुआ था, आइए पता लगाते हैं। अब बच्चियों को, जी हाँ, बच्चियों को गाना कैसे गाते हैं ये सिखाना है। और ये जितने भी म्यूजिक के लेसन्स होते हैं वो एक बड़े से हॉल में होते हैं, बड़े से क्लासरूम में होते हैं। इट माइट बी फेयरली पॉसिबल कि वो जो दीवारें हैं उस हॉल की या उस क्लासरूम की वो साउंड प्रूफ हो, वो उस तरीके से बनाई गई हो कि म्यूजिक सीखना आसान हो जाए। तो वैसा ही यहाँ पे एक म्यूजिक हॉल होता है जहाँ पर सिंगिंग लेसन्स कंडक्ट किए जाते हैं। और ये सिंगिंग लेसन्स कौन सिखाती है? उनका नाम है मिस मेडोज। वो रोज ही अपने समय पर क्लास में आती थी और सिंगिंग लेसन्स डिलीवर करती थी। उन्होंने अपना यूजुअल यूनिफॉर्म पहना है, सर पे टोपी, गाउन और एक बेटन। आपको पता है बेटन क्या होता है? जो टीचर्स म्यूजिक सिखाते हैं उनके हाथ में एक ऐसी छड़ी रहती है और इस पतली सी छड़ी के द्वारा किन स्टूडेंट्स को किस वक्त क्या बजाना है या क्या गाना है वो बताया जाता है। तो एक छोटा सा बेटन मिस मेडोज के हाथ में भी हुआ था। और आज के दिन वो इस म्यूजिक हॉल में कुछ अलग ही अंदाज से आ रही थी, मानो जैसे जमीन को वो कुचल रही हो, मानो जैसे किसी ने उनके दिल पर एक चाकू से, एक नुकीले चाकू से वार कर दिया हो। बड़ी ही निराश, बड़ी ही दुखी होकर के वो इस म्यूजिक हॉल में आ रही थी। म्यूजिक सीखने के लिए, गाना गाना सीखने के लिए हर उम्र की बच्चियां उस हॉल में मौजूद थी। उनमें कुछ लड़कियां बड़ी ही चुलबुली थी, बड़ी ही नटखट थी, और कुछ बहुत ही उत्साहित। और उत्साह इसलिए भी था क्योंकि पतझड़ की सुबह थी, एक ऑटम मॉर्निंग थी। कुछ लड़कियां उछलते हुए आ रही थी, कुछ भागते हुए। और जैसे ही सिंगिंग लेक्चर शुरू हुआ, एक खाली म्यूजिक हॉल को बड़ी सारी आवाजों ने भर दिया। सिंगिंग लेसन शुरू होने की घंटी बजी और किसी लड़की ने एक पंछी की तरह जोर से चिल्लाया, म्यूरियल। और दूसरी ओर किसी ने अपना डंबल गिरा दिया था और इसकी वजह से उस हॉल में भयानक आवाज गूंज उठी थी। तो दोस्तों, यहां पर सिंगिंग लेसन शुरू होने वाला होता है। मिस मेडोज बड़ी ही परेशान होकर के उस हॉल में दाखिल होती है और बच्चियां खेलती हुई, उछलती हुई बड़े ही उत्साह से उस हॉल में प्रवेश करती है। जो टीचर साइंस पढ़ाती थी उन्होंने मिस मेडोज को रास्ते पर ही रोक लिया। गुड मॉर्निंग, अपनी मीठी सी आवाज को खींचते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए उन्होंने मिस मेडोज से पूछा, ठंड बढ़ गई है ना? मुझे लगता है सर्दियां शुरू हो चुकी है। मिस मेडोज को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनको गले लगाया और बड़ी ही नफरत से उनकी ओर घूरने लगी। मिस मेडोज आमतौर पर बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी ही खुश मिजाज रहा करती थी, बिल्कुल शहद की तरह। अगर मिस मेडोज के घुंघराले बालों में आपने एक मधुमक्खी को फंसा हुआ देखा तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी। नाउ दिस इज जस्ट अ मेटाफर। कहना का मतलब यही है कि मिस मेडोज बहुत ही प्यारी सी महिला थी, बहुत ही स्वीट। मिस मेडोज ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, वातावरण कठोर है,
साइंस टीचर ने अपनी नकली मुस्कान दिखाई और अपनी नीली आंखों को चौड़ी करते हुए और मिस मेडोज का मजाक करते हुए कहा, इतनी गंभीर क्यों दिख रही हो? फिर मन ही मन साइंस टीचर ने सोचा, कुछ तो बात है, मिस मेडोज नॉर्मल नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिस मेडोज ने जवाब दिया और निराशा जताते हुए आगे बढ़ने लगी। अब म्यूजिक क्लास के बच्चों को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया था। फॉर्म्स 4, 5, 6 इस वक्त म्यूजिक हॉल में इकट्ठा हो चुके थे और वो सब कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। सामने एक स्टेज था और स्टेज के ऊपर मैरी बीजली नाम की एक बच्ची पियानो के पास खड़ी हुई थी और वो मिस मेडोज की पसंदीदा स्टूडेंट थी। जब बाकी बच्चियां गाना गाती थी तो वो साथ में पियानो बजाती थी। म्यूजिक स्टूल के पास खड़े हुए वो मिस मेडोज का इंतजार कर रही थी और स्टूल को घुमा रही थी। उसने देखा कि मिस मेडोज हॉल में आ रही है और तुरंत उसने चीखा, गर्ल्स चुप हो जाओ। और वहीं मिस मेडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है, अपने हाथों को स्लीव्स के अंदर डाले हुए, बेटन को बड़ी सख्ती से पकड़े हुए प्लेटफॉर्म के नजदीक आती है और फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो बच्चियों के सामने पलटती है। इसके बाद वो ब्रास से बने हुए म्यूजिक स्टैंड को अपने सामने रखती है। इसे कहते हैं म्यूजिक स्टैंड। तो ऐसा एक म्यूजिक स्टैंड प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा होता है जिसके ऊपर आप नोट्स रख सकते हो, किताब रख सकते हो और जिसको देख के पढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा ही एक म्यूजिक स्टैंड मिस मेडोज ने पकड़ा, अपने सामने रख दिया और बेटन को जोर से पटका और लड़कियों को कहा कि शांति बनाए रखें, कृपया करके शांत हो जाओ जल्दी। मिस मेडोज निराश थी, वो किसी के सामने देखना नहीं चाहती थी और एक ही नजर में उन्होंने बच्चियों के यूनिफॉर्म, गुलाबी चेहरे, उनके हाथ, कांपते हुए बटरफ्लाई हेयर बॉस और किताबों को बिखरा हुआ देख लिया था। मिस मेडोज इन बच्चियों को काफी समय से पढ़ाती थी और वो जानती थी कि बच्चियों के मन में क्या चल रहा है। वो बराबर जानती थी कि बच्चियां सोच रही होंगी, मेरी पागल हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मिस मेडोज ने सोचा कि बच्चियों को सोचना है तो सोचे। उन्होंने अपनी आंखें फड़फड़ाई और बच्चियों की भावनाओं को नकारते हुए अपना सर घुमाया। अब मिस मेडोज को एक खत मिला था और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिस मेडोज सोच रही है कि उस खत को पढ़ने के बाद जो मुझे महसूस हो रहा है उसके सामने इन बच्चियों की भावनाओं के कोई मायने नहीं। उस खत को पढ़ने के बाद जो मुझे महसूस हो रहा है उसके बाद ये लड़कियां मेरे बारे में क्या सोच रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो खत में क्या लिखा था? खत में कुछ ऐसा लिखा था, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ शादी करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, जितना किसी लड़की को प्यार मैं कर सकता हूं उतना मैंने किया है, लेकिन सच बताऊं तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि मैं वो लड़का नहीं जो एक शादीशुदा जिंदगी को न्याय दे सकूं। और शादी करके एक घर में रहना और बच्चे पैदा करना और शादीशुदा जिंदगी को निभाना, ये सब सोचकर मुझे घिनौना, अब दोस्तों घिनौना उसने लिखा था लेकिन घिनौने को काट करके उसने लिखा था पछतावा होता है। ये सब सोच करके मुझे पछतावा होता है। उसने घिनौने को अच्छी तरह से मिटाया नहीं था, वो शब्द अभी भी नजर आ रहा था। और इस खत को पढ़ने के बाद मिस मेडोज उस म्यूजिक हॉल में दाखिल हुई थी और इसीलिए वो बेहद निराश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने, कोई साधारण इंसान ने नहीं, एक ऐसे इंसान ने जो उसे बहुत प्यार करता था और शादी करने का वादा किया था, एक ऐसे इंसान ने ये जताया एक खत के द्वारा कि शादी करना एक गलत बात होगी, उसे शादी नहीं करनी और उसे शादी करने से घिन आती है और पछतावा महसूस होता है। इस खत को पढ़ने के बाद मिस मेडोज बिल्कुल पढ़ाने के मूड में नहीं है। कितनी अच्छी शादी के सपने देखे थे और क्या क्या नहीं देखा था, लेकिन एक खत की वजह से पूरा मूड खराब हो चुका था। अब इस वक्त वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और उनके बगल में, उनके बाजू में मैरी बीजली खड़ी है
और वो तो मिस मेडोज की पसंदीदा स्टूडेंट है। फिर भी कोई फीलिंग्स ना दिखाते हुए, कोई इमोशंस ना दिखाते हुए मिस मेडोज चिल्लाती है, बेसिल। मैरी बीजली उनके सामने देखती है। वो इंतजार ही कर रही थी कि कब मिस मेडोज उसे बुलाए। तो वो उनको नमस्ते करते हुए आगे झुकी और उसके घुंघराले बाल उसके गालों पर गिरे और लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस मेडोज। और ये काफी महीनों से चलता आ रहा था। क्या चलता आ रहा था? मिस मेडोज का आना और मैरी बीजली का उनको एक फूल देना और उनका स्वागत करना। तो आज के दिन भी मैरी बीजली ने मिस मेडोज को एक बहुत ही सुंदर पीले रंग का क्रिसैंथेमम फ्लावर दिया। जैसे मैंने बताया, मैरी बीजली का ये रस्म रिवाज 6 महीनों से ज्यादा, 6 महीनों से पहले से चलता आ रहा था। मैरी बीजली के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अपने पियानो को खोलने से पहले, लेसन्स शुरू होने से पहले वो मिस मेडोज को हमेशा एक बहुत ही सुंदर फूल देती थी। और मिस मेडोज इस फूल का क्या करती थी? उस फूल को अच्छी तरह से प्राप्त करने के बाद वो अपने बेल्ट में उसको रखती थी और फिर क्लासेस शुरू करती थी। लेकिन आज के दिन उन्होंने क्या किया? आज की सुबह उन्होंने उस फूल को अपने बेल्ट में नहीं रखा, बल्कि ये कहा, और वो भी कठोर आवाज में, थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस, टर्न टू पेज 32। मैरी बीजली को ये समझ में नहीं आया कि आखिर में मिस मेडोज को हुआ क्या था। वो थोड़ी सी घबरा गई। उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि कैसे मिस मेडोज मेरे फूल को नजरअंदाज कर सकती है। मेरे गुड मॉर्निंग का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और बल्कि बड़ी ही कठोर आवाज में, बड़ी ही ठंडी सुन्न आवाज में बस यही कहा, पेज 14 प्लीज एंड मार्क द एक्सेंट्स वेल। बेचारी मैरी बीजली कांपने लगी, डगमगाने लगी, चक्कर खाने लगी कि ये क्या हो रहा है। मैरी रोने ही वाली थी, लेकिन मिस मेडोज वापस उस म्यूजिक स्टैंड के पास जा चुकी थी और आज के दिन वो कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बोल रही थी और उनकी आवाज पूरे म्यूजिक हॉल में गूंज रही थी। पेज 14, we will begin with page 14. A lament. मिस मेडोज ने सारी बच्चियों को कहा। अब बच्चियों के पास एक किताब थी जिसमें ढेर सारे गाने थे, डिपेंडिंग ऑन द मूड। अगर सारी बच्चियां खुश है, अगर खुश मिजाज माहौल है, तो वो वैसा गाना सिखाती थी, वैसा गाना प्रैक्टिस करते थे। और अगर गमगीन माहौल होता था तो वो वैसा गाना प्रैक्टिस करते थे। मिस मेडोज ने सभी को रिक्वेस्ट किया कि वो पेज 14 खोलें और गाने का नाम था अ लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है विलाप, यानी दुख। आमतौर पर मिस मेडोज पूरे गाने के टुकड़े कर देती थी और पहले एक टुकड़ा सिखाती थी, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर पूरा गाना। लेकिन गाना शुरू होने से पहले ही उन्होंने सारी बच्चियों को चेतावनी दे दी कि अब तक तुम्हें पता हो जाना चाहिए, हम पूरा गाना एक साथ ही लेंगे, टुकड़ों में नहीं। और बिना अभिव्यक्ति के, कोई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए चेहरों पर। चलो आराम से गाओ और अपने बाएं हाथ से ताल दो, बाएं हाथ से ताल दो और गाना शुरू करो। चलो। अपने बेटन को मिस मेडोज ने उठाया और बेटन को म्यूजिक स्टैंड से 2 बार पटका। मैरी ने पियानो से ओपनिंग कॉर्ड बजाया और मिस मेडोज के आदेश के हिसाब से सभी बच्चियों ने अपने बाएं हाथों से ताल दी और सभी एक साथ करुण आवाज में गाने लगी। और गाने के बोल क्या थे? गाने के बोल कुछ ऐसे थे, बड़ी तेजी से खुशी के गुलाब फीके पड़ जाते हैं, कितनी जल्दी शरद ऋतु सर्दियों में सूख जाती है, और इतनी अच्छी सुनाई देने वाली ध्वनि, इतना अच्छा संगीत कितने कम क्षणों में सुनने वाले कानों से दूर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। आपको समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी सिंगिंग लेसन शुरू होने वाला है। बच्चियाँ हॉल में आ चुकी है। मिस मेडोज हॉल में आती है, लेकिन मिस मेडोज ने अपने लवर से एक ऐसा खत पढ़ा होता है उसी सुबह कि वो उनसे शादी नहीं कर सकता। इस बात को लेकर वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही निराश है और रास्ते में जो भी मिलता है उनसे नफरत करती है। और यही नहीं, हॉल में इकट्ठा हुई प्यारी बच्चियों को भी नफरत करने लगती है और नजरअंदाज करती है। और क्योंकि मिस मेडोज के दिल में निराशा है, दुख है, विलाप है, इसी वजह से वो बच्चियों को भी कहती है कि आज हम एक ऐसा गाना
प्रैक्टिस करेंगे जो दुख के बारे में लैमेंट, विलाप। अब बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सैड सॉन्ग क्यों करवा रही है ये, लेकिन उनके निर्देशों को तो मानना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा मिस मेडोज उनको करने के लिए कहते हैं। और इस गाने के बोल, इस गाने की लिरिक्स भी कुछ डिप्रेसिंग ही है। फास्ट फेड द रोजेस ऑफ प्लेजर, ऑटम यील्ड्स अनटू विंटर ड्रीयर, म्यूजिक्स गे मेजर, पासिंग अवे फ्रॉम द लिसनिंग ईयर। अब ये एक मेटाफर है, क्योंकि मिस मेडोज ने भी सपने देखे थे शादी करने के, सेटल होने के। उनको इन सपनों को देखकर बहुत मजा आया था और वो क्या क्या नहीं सोच रही थी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन वो जो भी मजा था, जो भी कल्पनाएं थी, जो भी उन्होंने अनुमान लगाया था, वो चकनाचूर हो जाता है उस खत को पढ़ने के बाद। तो सिमिलरली यहाँ भी रोजेस हैं जो बहुत मजा देते हैं, लेकिन वो भी एक समय पर फेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऑटम में बहुत मजा आता है, लेकिन विंटर कुछ खास नहीं होती है। म्यूजिक सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन म्यूजिक भी कुछ क्षणों में खत्म हो जाता है। इससे और दुखी लिरिक्स क्या हो सकती है। इस गाने के हर एक सुर में शोक महसूस होता था, दुख महसूस होता था और एक भयंकर कराह महसूस होता था, और पूरे हॉल में एक दुखी वातावरण बन चुका था। मिस मेडोज ने अपने दोनों हाथों को उठाया और वापस सिखाने लगी। मिस मेडोज फिजिकली तो हॉल में थी, लेकिन उनका माइंड उस लेटर में था। उनका दिमाग, उनका दिल बार बार एक ही लाइन सोच रहा था, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। मिस मेडोज सोच रही है कि वो इंसान ऐसा कैसे लिख सकता है कि हमारी शादी एक गलती होगी। एक तरफ वो सोच रही है और दूसरी तरफ लड़कियां गा रही है, फ्लीटी आह फ्लीटी। तो फ्रेंड्स, होता है ना कि कभी कभार कोई गंभीर घटना आपके साथ घटती है और आप फिजिकली कहीं और होते हैं और मेंटली कहीं और होते हैं। तो वैसा ही मिस मेडोज के साथ हो रहा है। वैसे तो वो क्लास में है, वैसे तो वो पढ़ा रही है जैसे उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन मन में ये सब चल रहा है कि ऐसा क्या हो गया उस इंसान के साथ, ये कैसा भूत चढ़ा हुआ है उसके सर पे कि उसने एक ऐसा खत लिख दिया मुझे। ऐसा क्या हुआ होगा। मिस मेडोज उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए सोच रही है, वो पढ़ाते पढ़ाते सोच रही है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, इट केम आउट ऑफ नथिंग, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, मुझे कोई वजह महसूस ही नहीं आ रही है कि वो इंसान ऐसा कैसे लिख सकता है। अब दोस्तों, उस ज़माने में जायज़ है कि क्योंकि मोबाइल नहीं होते थे, ईमेल्स नहीं होते थे, तो लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। तो इस लवर ने, मिस मेडोज के लवर ने, मिस मेडोज के टू बी हस्बैंड ने जो लेटर लिखा था, इस लेटर के पहले उसमें उसने मेंशन किया था कि हमारे पास जितनी भी किताबें हैं उनके लिए हम बलूत से बना हुआ, फ्यूम्ड ओक से बना हुआ बुक केस खरीदेंगे। और उस खत में लिखा था कि कैसे शादी के बाद वो एक हॉल स्टैंड खरीदना चाहता है जो उसने किसी मॉल में देखा था। उस खत में उसने लिखा था कि एक बढ़िया सा हॉल स्टैंड खरीदेंगे हम। उसने लिखा था कि हॉल स्टैंड पे एक उल्लू बनाया हुआ था और उसके पंजे कुछ इस तरीके से बने हुए थे कि उन पे हम टोपी को साफ करने वाले ब्रशेस टांग सकते हैं। ये सारा कुछ उसने एक और खत में लिखा था जो इस खत के पहले मिस मेडोज को मिला था। अब मिस मेडोज गाना सिखाते सिखाते सोच रही है कि इसके पहले वाले खत में तो इस बंदे ने बड़ी सारी प्रोमिसेस करी थी कि ये खरीदेंगे, हमारी बुक्स है उसके लिए बुक केस लेंगे और हॉल स्टैंड लेंगे, ये करेंगे शादी के बाद, वो करेंगे। और फिर वो सोच रही है कि कैसे ये सब पढ़ने के बाद वो मुस्कुराई थी, और वो ये भी सोच रही थी कि कैसे वो खत को पढ़ने के बाद उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि एक इंसान ये सोच सकता है कि उसको 3-3 हैंड ब्रशेस चाहिए। सो मेंटली मिस मेडोज कहीं और है और बैकग्राउंड में बच्चियां गा रही है फ्रॉम द लिसनिंग ईयर। वास्तविकता तो ये है कि मिस मेडोज सुन ही नहीं रही है बच्चियों को, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ उस खत में है जो वो पढ़ के आई होती है। उनका ध्यान इस बात में है कि वेयर डिड इट गो रॉन्ग, शादी क्यों नहीं करना चाहता वो। और क्योंकि मिस मेडोज ने लड़कियों को सुना ही नहीं है, वो दोबारा सोचना चाहती है और इसीलिए फिर से उन बच्चियों को, मासूम सी बच्चियों को वापस कहती है एक और बार गाओ चलो, लेकिन इस बार टुकड़ों टुकड़ों में गाना, मुझे कोई हाव भाव नहीं चाहिए चेहरों पर। और बच्चियां कंटिन्यू करती है फास्ट टू फास्ट।
अब ये जो गाना चुना था मिस मेडोज ने, वो इतना दुखी था कि अगर कोई लो पिच में गाता है और खास करके लो फीमेल वॉइस में, तो उस इंसान को कंपन होना निश्चित था, उस इंसान में डर पैदा होना निश्चित था। एंड देन द गर्ल्स कंटिन्यू, फेड द रोजेस ऑफ प्लेजर। अब लड़कियां गा रही है और मेंटली मिस मेडोज वापस सोचने लगी कि पिछली बार वो जब मुझे देखने आया था तो उसने अपने बटन होल में एक रोज रखा था, कितना हैंडसम लग रहा था वो, ब्राइट ब्लू सूट और डार्क रोज में, और वो खुद भी जानता था, वो निश्चित था कि वो हैंडसम दिख रहा है। पहले उसने अपने बालों में हाथ घुमाए और फिर अपनी मूंछों को ताव देने लगा। मिस मेडोज ये सब सोच रही है कि कैसे जब वो मुस्कुराता था उसके सफेद दांत जगमगाते थे, और वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए क्या क्या नहीं सोच रही है। एक डिस्कशन हुआ था मिस मेडोज और उनके लवर के बीच, अब वो उसको सोच रही है। एक दिन मिस मेडोज के लवर ने ये कहा था कि वो जो हेडमिस्ट्रेस की वाइफ है ना, वो मुझे बार बार डिनर के लिए बुलाती रहती है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बाधा है, मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिलता, एक ऐसी शाम नहीं जब मैं खुद के साथ समय बिता सकूं। और उस वक्त मिस मेडोज ने उससे पूछा, क्या तुम मना नहीं कर सकते? उसने तब जवाब दिया था कि मेरी पदवी पर मैं जिस पोजीशन पे हूं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को मना करूं। और इसी दौरान लड़कियां गा रही है म्यूजिक्स गे मेजर, बहुत ही करुण आवाज में, एकदम रोने वाली। उस हॉल के बाहर जो विलो के पेड़ थे, जो दुबले पतले से और लंबे दरवाजों से और खिड़कियों से दिखते थे, वो हवा की वजह से झूम रहे थे। उनकी आवाज भी साफ सुनाई देती थी, और क्योंकि ऑटम की सीजन थी, ऑटम की सुबह थी, उसमें से आधे से ज्यादा पत्ते गिर चुके थे, कुछ ही छोटे छोटे पत्ते अभी भी बचे थे, बिल्कुल वैसे जैसे छोटी छोटी मछलियां होती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक लाइन में छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के रखा हो। मिस मेडोज का दिमाग वापस उस खत में गया और क्या सोच रही है, आई एम नॉट अ मैरिड मैन। ये जो लाइन है बार बार मिस मेडोज के सामने आ रही है। मिस मेडोज हॉल में है ही नहीं, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली वो लेटर में है, और बच्चियों ने गाना खत्म कर दिया होता है, मैरी बीजली ने पियानो बजाना भी खत्म कर दिया होता है। लेकिन क्या मिस मेडोज ने ध्यान से सुना? नहीं। फिर भी वो कहती है ठीक ही था। बड़ी विचित्र आवाज में मिस मेडोज ने लड़कियों को फीडबैक दिया, क्वाइट गुड। अब लड़कियों को लगने लगा कि घबराने वाली बात है, डरने वाली बात है, मिस मेडोज कुछ अजीब बिहेव कर रही है। मिस मेडोज ने वापस इंस्ट्रक्शंस दिए और कहा, इस बार हम सारी फीलिंग्स महसूस करते हुए गाएंगे और जितना एक्सप्रेशन डाल सको डालो। तो फ्रेंड्स, ये वही बात है, जब आप उदास होते हो तब आप उदास गाने सुनते हो, राइट? जब आप एनर्जाइज्ड होते हो तो रॉक सॉन्ग सुनते हो, डांस वाले सॉन्ग सुनते हो। तो ये वही बात है, मिस मेडोज जो फील कर रही है वो वैसा ही सुनना चाहती है। एंड इन द मीन टाइम शी वांट्स टू थिंक, अपनी फीलिंग्स को जस्टिस देना चाहती है। तो इसलिए वो कहती है कि महसूस करके गाओ। फिर कहती है कि शब्दों को पकड़ो, थिंक ऑफ द वर्ड्स गर्ल्स, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो। फिर वो गा के बताती है, फास्ट टू फास्ट। मिस मेडोज चिल्लाई। मिस मेडोज ने बच्चियों को कहा कि ये जो वर्ड्स है उसको सुन करके करुणता जगनी चाहिए, विलाप होना चाहिए, एक लैमेंट महसूस होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला लैमेंट। और ये जो दूसरी लाइन है ना, मिस मेडोज ने कहा, विंटर ड्रीयरर। ड्रीयरर को आप इस तरीके से गाओ मानो ठंडी हवाएं बह रही हो। फिर मिस मेडोज ने गा के दिखाया, ड्रीयर। मिस मेडोज ने कुछ ऐसे अंदाज में ड्रीयर गा के दिखाया कि मैरी बीजली जो बाजू में खड़ी थी म्यूजिक स्टूल पे, उसकी रोंगटे खड़ी हो गई, वो बेचारी डर गई। मिस मेडोज ने कंटिन्यू किया, और ये जो तीसरी लाइन है ना, वो आपको पहले धीरे धीरे गाना है, फिर जोर से गाना है, एक क्रेसेंडो होना चाहिए। फ्लीटी म्यूजिक्स गे मेजर। और फिर मिस मेडोज ने कहा, ये जो पहला वर्ड है लास्ट लाइन का, वहां पे तुम्हें ब्रेक करना है, यानी कि पासेस पे ब्रेक करना है, और फिर जब अवे आता है गाने में तो उसको फेड आउट करना है। इस तरीके से फेड आउट करना है मानो द लिसनिंग ईयर बहुत ही हल्का सा सुनाई दे,
आपको जो ये आखिरी लाइन है उसमें स्लो डाउन करना है। आपको जितना स्लो डाउन करना है आप कर सकते हो, समझे कि नहीं? चलो अब शुरू करते हैं वापस। फिर से मिस मेडोज ने अपने बेटन को उस म्यूजिक स्टैंड पर हल्के से 2 बार ठोका। वापस अपने हाथों को उठाया। लड़कियां गाने लगी, फास्ट टू फास्ट। और मन ही मन मिस मेडोज कहीं और चली गई। वो सोच रही है उस खत के बारे में और स्पेशली इस लाइन के बारे में। एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग बट डिस्गस्ट। शादी करके सेटल होना मेरे लिए एक घिनौनी बात है। मिस मेडोज सोच रही है कि उसने डिस्गस्ट, घिनौना, ये शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है कि जो एंगेजमेंट थी वो टूट चुकी थी। उस खत से साफ नजर आ रहा था और समझ में आ रहा था कि अब वो बंदा शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। मिस मेडोज सोच रही है ये कितनी गंदी बात है कि मेरी एंगेजमेंट टूटने वाली है। लोगों को इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि मेरी एंगेजमेंट हुई है। तो दोस्तों, हम जिस लवर के बारे में बात कर रहे थे वो और मिस मेडोज ऑलरेडी एंगेज थे और एंगेज होने के बाद ये लेटर मिलता है जिसमें वो लड़का कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मिस मेडोज सोच रही है कि सबसे पहले मेरा मजाक वो साइंस मिस्ट्रेस उड़ाएगी। पहले तो वो यकीन नहीं करेगी और फिर मजाक उड़ाएगी, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट का सबसे ज़्यादा आश्चर्य उनको हुआ है। और वास्तविकता क्या थी? मिस मेडोज की उम्र 30 इयर्स की थी। शी वॉज 30 ईयर ओल्ड और उनका टू बी हस्बैंड 25 साल का था, यानी कि 5 साल छोटा। हस्बैंड का नाम बेजिल है। और ये कैसे हुआ? प्यार कैसे हुआ? एंगेजमेंट कैसे हुई? मिस मेडोज इसको एक मिरेकल मानती है, एक जादू मानती है। एक दिन चर्च में प्रेयर्स खत्म होने के बाद उस अंधेरी रात में वो दोनों एक साथ वापस चल के घर जा रहे थे और वो बंदा बोल पड़ा। क्या कहा उस बंदे ने? उसने कहा, मुझे पता नहीं कैसे लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। और ये कहने के बाद उसने मिस मेडोज का जो ऑस्ट्रिच फेदर बोआ, ये क्या है? इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच फेदर बोआ, जो वेस्टर्न पीपल खासकर कि ट्रेडिशनल लोग लगाया करते थे। मिस मेडोज ने भी ऐसा कुछ पहना था उस दिन। और इस बंदे ने ये कहने के बाद मिस मेडोज का ये जो कपड़ा था ऑस्ट्रिच फेदर बोआ वो खींच लिया और शायद गले लगाया होगा, शायद किस की होगी, वी डोंट नो। और ये सारा कुछ मिस मेडोज सोच रही है और पीछे बच्चियां गा रही है, passes away from the listening ear। मिस मेडोज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बस उनको ये पता चलता है कि क्लास साइलेंट हो चुका है, यानी गाना खत्म हो चुका है। तो वो क्या कहती है? रिपीट रिपीट, एक और बार गाओ। वो बड़ी ही सख्त और कठोर आवाज में कहती है, एक्सप्रेशंस चाहिए और एक्सप्रेशंस। ये क्या गा रहे हो तुम? फास्ट टू फास्ट। जो थोड़ी उम्र में बड़ी लड़कियां थी वो लाल हो चुकी थी गा गा कर। छोटी वाली लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। वो रो पड़ती है और उसी वक्त बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें खिड़कियों के साथ टकराने लगती है और एक इंसान आसानी से पेड़ों की आवाज़ को सुन सकता था। कुछ ऐसे ही माहौल में, कुछ ऐसे ही वातावरण में मिस मेडोज सोच रही है वो सारी चीज़ें जो उस बंदे ने, बेजिल ने उनको कही थी। नॉट दैट आई डोंट लव यू, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मिस मेडोज ये असेस कर रही है, शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसी क्या बात हो गई कि उसने मना कर दिया। फिर मिस मेडोज ने सोचा, बट माय डार्लिंग, इफ यू लव मी आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक। वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े, स्टेज पे खड़े खड़े सोच रही है कि ये जो तुमने लिखा है, नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, मुझे नहीं पड़ी है कि तुम मुझे कितना प्यार करो, जितना भी कर सको करो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि बेजिल मिस मेडोज से प्यार नहीं करता। और ऐसा निष्कर्ष मिस मेडोज ने कैसे निकाला? ऐसा कंक्लूड इसीलिए किया क्योंकि उस बंदे ने इतनी भी परवाह नहीं की कि वो इस पर्टिकुलर वर्ड डिस्गस्ट को अच्छे से मिटाए ताकि मिस मेडोज उसे पढ़ ना पाए। एंड द गर्ल्स आर सिंगिंग इन द मीन टाइम। क्या गा रही है वो? Soon autumn yields unto winter drear। क्लास में बच्चियां गा रही है, मिस मेडोज सामने खड़ी है। मिस मेडोज का बिल्कुल ध्यान है नहीं गाने पर और वो बड़ी सारी चीज़ें सोच रही है। अब वो क्या सोच रही है कि अगर मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई तो मुझे स्कूल भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो साइंस मिस्ट्रेस को कभी फेस नहीं कर पाएगी।
जब पूरे स्कूल को पता लग जाएगा कि मिस मेडोज की एंगेजमेंट टूट चुकी है तो वो किसी को भी फेस नहीं कर पाएगी। और फिर वो सोच रही है कि ऐसा हो सकता है कि उनको कहीं गायब हो जाना पड़े। और लड़कियों ने ऑलमोस्ट गाना खत्म कर दिया है और आखिरी 2 शब्द बचे हुए हैं, passes away। तो ये जो आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे नम होती चली जाती हैं, फेड हो रही है और धीरे धीरे फिर से साइलेंस हो जाता है। अब देखो क्या चल रहा है दोस्तों क्लास में। मिस मेडोज किसी बात को लेकर परेशान है और वो बच्चियों को बार बार एक ही दुखी सॉन्ग गवाती रहती है। उनका ध्यान बिल्कुल है नहीं, उनका ध्यान उस खत में है जो वो पढ़ के आई है और बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा है, वो घबरा गई है, डर गई है। लेकिन जैसा मिस मेडोज कहती है वैसा वो करती चली जाती है। ये तीसरी बार उन्होंने ये लैमेंट गाया और इस बार तो फीलिंग्स के साथ गाया, इसलिए कुछ लड़कियां रोने लगी। बट नाउ वी विल सी अ ट्विस्ट। म्यूजिक हॉल का दरवाज़ा खुलता है अचानक और एक छोटी सी बच्ची जिसने नीले रंग का ड्रेस पहना हुआ है वो डगमगाते हुए बीच रास्ते से आगे आती है। क्योंकि वो छोटी है तो अपने होठों को काट रही है। जो सिल्वर बैंगल उसने पहनी है अपनी छोटी सी कलाई पर दाएं हाथ की, उससे वो खेल रही है और वो नज़दीक आ रही है मिस मेडोज के पास। छोटी सी बच्ची ने सीढ़ियों को चढ़ा मिस मेडोज के सामने आकर के खड़ी हो गई। मिस मेडोज ने पूछा, वेल मोनिका, व्हाट इज इट? ओह इफ यू प्लीज मिस मेडोज, छोटी बच्ची ने कहा सांस लेते हुए। उसकी सांस फूल रही थी क्योंकि उसने अभी अभी स्टेप्स चढ़े थे। मिस वाइट wants to see you in the mistress's room. Okay, this is pronounced as Miss Wyatt. बच्ची कहती है कि मिस वायट आपसे मिलना चाहती है। बाकी लड़कियों के सामने मुड़कर मिस मेडोज कहती है, मैं कुछ देर के लिए तुम लोगों को अकेला छोड़ रही हूँ। लेकिन लड़कियों के हाल बेहाल हो गए थे। वो कुछ बातें करने के लिए राजी नहीं थी। रो रो करके उनकी हालत खराब हो चुकी थी, उनकी नाक बह रही थी। मिस मेडोज ने बच्ची से कहा, ठीक है चलो मैं आती हूँ। मिस मेडोज उस हॉल के बाहर जाती है और हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है बिकॉज द गर्ल्स आर नॉट इन पोजिशन टू टॉक। बातें करने की हालत में कोई भी नहीं है, इसलिए सन्नाटा है और मिस मेडोज की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। मिस मेडोज हेड मिस्ट्रेस के केबिन में आके बैठती है। कुछ देर तक हेड मिस्ट्रेस ने मिस मेडोज के सामने नहीं देखा। और हेड मिस्ट्रेस क्या कर रही थी? हेड मिस्ट्रेस अपने सुलझे हुए चश्मों को ठीक कर रही थी जो उनकी लेस टाई के साथ उलझ से गए थे। वो कहती है, बैठो बैठो मिस मेडोज, बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने एक पिंक एनवेलप को उठाया और फिर हेड मिस्ट्रेस ने मिस मेडोज से कहा कि मैंने आपको इसलिए डिस्टर्ब किया, मैंने इस छोटी सी बच्ची को आपको बुलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये टेलीग्राम आया हुआ है मेरे पास आपके लिए। अचंभित मिस मेडोज, टेलीग्राम मेरे लिए मिस वाइट? कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव थी मिस मेडोज, कुछ ज़्यादा ही सोचती थी। अब वो क्या सोच रही है? हेड मिस्ट्रेस के सामने बैठे हुए बेजिल, क्या उसने खुदकुशी कर ली? मिस मेडोज ने अपना हाथ आगे किया लेकिन हेड मिस्ट्रेस ने, मिस वाइट ने टेलीग्राम को पकड़ के रखा और फिर मिस मेडोज से कहा, आई होप इट्स नॉट अ बैड न्यूज़। कोई इस तरीके से आपको टेलीग्राम भेज रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा होगा, कोई बैड न्यूज़ नहीं होगा इसमें। मिस मेडोज ने बड़ी ही हड़बड़ी से उसको खोला और पढ़ने लगी। केवल एक ही लाइन लिखी थी उसमें और उससे पहले ये लेटर किसने लिखा था? बेजिल ने। बेजिल ने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि जो मैंने तुम्हें लेटर लिखा ये कहते हुए कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे शादी में जमेगा नहीं, उसको ध्यान मत देना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैंने क्यों उस लेटर को लिखा, ये क्या पागलपन था मुझे नहीं पता। और फिर बेजिल लिखता है, आज मैंने वो हैट स्टैंड लिया। मिस मेडोज ने गौर से उस टेलीग्राम को पढ़ा। मिस मेडोज को यकीन नहीं हो रहा था जो उसने पढ़ा था। वो अपनी आंखें उस लेटर से हटा नहीं पा रही थी। मिस वाइट भी उनको देख रही थी और उन्होंने पूछा, आई डू होप इट्स नथिंग वेरी सीरियस। उम्मीद करती हूँ कि कोई गंभीर मामला नहीं होगा। मिस वाइट ने आगे झुकते हुए मिस मेडोज से पूछा। मिस मेडोज के फीलिंग्स में एक यू टर्न आ गया और वो बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं मिस वाइट, थैंक यू सो मच। और वो ब्लश करने लगी और मिस मेडोज ने मिस वाइट को कहा, बिल्कुल गंभीर मामला नहीं है।
अब धीरे धीरे उनको हंसी आ रही थी और उन्होंने मिस वाइट को कहा, इट्स फ्रॉम माई फियांसी सेइंग दैट। मिस वाइट ने इंटरप्ट किया और कहा, आई सी। मिस मेडोज कहती है कि ये जो टेलीग्राम है मेरे फियांसी से है और उसमें ये लिखा है कि अब दोस्तों ये कन्फ्यूजन जायज़ है क्योंकि इतनी बड़ी बात बेजिल मिस मेडोज को कहता है कि वो सबसे पहले तो शादी ही नहीं करना चाहता। फिर इस टेलीग्राम में वो कहता है कि उसने जो लिखा था वो पागलपन था और मिस मेडोज को कहा कि उस पर ध्यान ना दे। इसलिए मिस मेडोज भी कंफ्यूज थी और मिस वाइट को वो जवाब नहीं दे पा रही थी। मिस वाइट भी समझ गई और मिस वाइट ने इंटरप्ट किया और मिस मेडोज को कहा, अच्छा तो ये बात है। और हेड मिस्ट्रेस ने एक सवाल मिस मेडोज से पूछा कि मुझे लगता है कि आपको 15 मिनट और लगेंगे आपका क्लास ख़त्म करने के लिए। क्यों मिस मेडोज, आपके पास केवल 15 मिनट बचा है ना? मिस मेडोज ने कहा, हाँ मिस वाइट आप सही बोल रही हैं। वो उठ खड़ी हुई और म्यूज़िक हॉल के दरवाजे की तरफ भाग के आई। लेकिन वो म्यूज़िक हॉल में आ रही थी उससे पहले, जब वो हेड मिस्ट्रेस को छोड़कर जा रही थी उससे पहले हेड मिस्ट्रेस ने एक चेतावनी दी मिस मेडोज को। और क्या कहा, जस्ट अ मिनट मिस मेडोज, एक मिनट रुको। देखिए मैं यहाँ की हेड मिस्ट्रेस हूँ और टीचर्स को कोई इस तरीके से इमरजेंसी टेलीग्राम भेजे ये मुझे मंजूर नहीं है, अनलेस कोई बहुत बुरी खबर हो, किसी की डेथ हो जाना, कोई और बैड न्यूज़, अगर ऐसा कुछ हो तो ठीक है मैं मान सकती हूँ। लेकिन अदरवाइज मैं नहीं चाहती कि वर्किंग आवर्स में कोई इस तरीके से आपको टेलीग्राम भेजे। किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी की डेथ हुई है तब ठीक है मैं समझ सकती हूँ। और लास्ट में हेड मिस्ट्रेस कहती है कि गुड न्यूज़ जो होते हैं वो तो आपको घर पे जाकर के भी पता चल सकते हैं, उसके लिए ऐसा इमरजेंसी टेलीग्राम भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक नई उम्मीद जग चुकी थी और उम्मीद के परों पर उड़ते हुए, खुश होते हुए, प्यार में वापस पागल होते हुए मिस मेडोज म्यूज़िक हॉल में दाखिल होती है और आयल में चल करके, बीच रास्ते से चल करके सीढ़ियों को चढ़ने के बाद पियानो के पास खड़ी हो जाती है। और क्योंकि अब वो बहुत खुश है तो पहले वो क्या करती है, गाना ही बदल देती है। वो कहती है पेज 32 मैरी, यस पेज 32। एकदम ब्लश कर रही है अब वो और येलो क्रिसैंथेमम हाथ में लिए हुए है और उसकी मुस्कान को छुपाने के लिए उस फूल को अपने होठों के आगे रख लेती है। पहले वो पियानिस्ट को कहती है पेज 32 और फिर सारी लड़कियों को कहती है, लड़कियों प्लीज़ टर्न टू पेज 32 नाउ। और पेज 32 में जो गाना है उसके बोल कुछ ऐसे हैं कि हम आज यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि खुशी का माहौल है। हम यहाँ पे आए हैं फूलों को लेकर, फल फूल से भरा एक बास्केट लेकर, बधाइयाँ देने, जश्न मनाने, रिबन्स टू बूट। तो अब ये जो गाने के बोल हैं वो जॉली हैं, वो एक्सटैटिक हैं, जॉयफुल हैं, हैप्पीनेस इंडिकेट करते हैं। तो जैसे मिस मेडोज का मूड वैसे उनका सिंगिंग लेसन। अब बच्चियां गाने लगती है। मिस मेडोज गाना सुनने के बाद उन सभी को रोकती है, अरे रुको रुको, ये कैसे गा रही हो, दिस इज ऑफुल, दिस इज ड्रेडफुल। क्या हो गया है तुम लड़कियों को, अरे सोचो लड़कियां, सोचो तुम क्या गा रही हो, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो। गाने के बोल क्या है, फूलों से भरा, बास्केट ऑफ फ्रूट्स, रिबन्स टू बूट और बधाइयाँ देना, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। और इतनी उदास क्यों दिख रही हो, मातम छाया हुआ है क्या? ये जो गाना है एकदम हर्षित सुनाई देना चाहिए, एकदम खुश, एकदम आनंदपूर्ण सुनाई देना चाहिए और दिलचस्प। कॉन्ग्रेचुलेट ये वर्ड जो है उस पर फोकस करो। एक और बार जल्दी सब एक साथ शुरू करें। और यही वक्त था कि मिस मेडोज की आवाज़ पूरी तरह से गहरी, तीव्र, प्रज्वलित और भावनाओं से भरी सुनाई दे रही थी। सो दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी का एंड हो चुका है एंड लेट मी समराइज। मिस मेडोज एक म्यूजिक टीचर होती है सुबह सुबह, एंड दैट टू इन दी ऑटम मॉर्निंग। वो एक लेटर पढ़ के आती है, अपने फियांसी ने लिखा होता है वो लेटर, और उस लेटर में लिखा होता है कि अब वो शादी करना नहीं चाहता। तो इससे मिस मेडोज का मूड बेहद ख़राब हो जाता है और वो क्लास में आते ही बहुत ही अजीबोगरीब बर्ताव दिखाती है और गाना भी कुछ वैसा ही चुनती है कि जो दुख और उदासी दिखाए, अ लैमेंट। और लड़कियों को ना सुनते हुए वो बार बार उस खत के बारे में विचार कर रही है
और वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रही है जो उनके और बेजिल यानी कि उनका फियांसी के बीच हुआ था। वो सारी बातें, वो जो कुछ भी उसने लिखा था, वो सब सोच रही है। फिर अचानक से एक टेलीग्राम आता है। हेडमिस्ट्रेस एक छोटी बच्ची को मिस मेडोज के पास भेजते हैं ये बताने के लिए कि उनके लिए एक टेलीग्राम है। टेलीग्राम बेजिल से होता है और बेजिल ने सिर्फ एक लाइन लिखी होती है कि जो मैंने लेटर लिखा था शादी का विरोध करते हुए, उसको बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैंने क्यों लिखा था, उसे नज़रअंदाज करो। ये पढ़ करके मिस मेडोज वापस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वापस क्लास में जाती है। केवल 15 मिनट बचे हुए होते हैं और जो गाना है वो चेंज कर देती है विथ अ वेरी जॉयफुल सॉन्ग, विथ अ वेरी हैप्पी सॉन्ग, और उनका मूड एकदम एलिवेट हो जाता है, वो खुश हो जाती है और फिर वो सुनहरे सपने देखने लगती है जो वो पहले खत को पढ़ने से पहले देखती आ रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी है, आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स पूछिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर मेरी टीचिंग स्टाइल पे आपको कोई सजेशन, फीडबैक, रिकमेंडेशन है वो भी मुझे बताइए, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। आप मुझे अगर अच्छा फीडबैक देंगे तो मैं उसके हिसाब से मेरे वीडियोस को इम्प्रूव करूँगा। यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन बी ब्लंट, आई डोंट माइंड एट ऑल, आई वेलकम योर ऑनेस्ट कमेंट्स। एंड फाइनली, अगर आपके सिलेबस में कोई ऐसा चैप्टर हो, कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी हो, कोई ऐसी पोएम हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो भी मुझे बताइए एंड आई विल मेक अ वीडियो एक्सप्लेनेशन फॉर यू। सो I hope you've understood and I hope you have a wonderful day ahead. Thank you.